हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कामचोर। कामचोर शीर्षक की लेखिका है इस्मत चुगताई जी। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कामचोर बच्चों के बारे में। इस पाठ की लेखिका इस्मत चुगताई का परिवार बहुत बड़ा है और उनके परिवार में भी क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चों, क्या होता है, जिस प्रकार से समर वैकेशन, विंटर वैकेशन या कोई भी वैकेशन हो, कोई भी छुट्टियां हो, तो क्या होता है, सभी बच्चे कहीं ना कहीं चले जाते हैं अपनी वैकेशन सेलिब्रेट करने के लिए। कोई मामा के यहाँ जाता है, कोई बुआ जी के यहाँ जाता है, कोई अंकल के यहाँ चला जाता है। तो सभी बच्चे इधर उधर कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं। तो क्या होता है, सब जगह बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाए वहाँ घर का क्या हाल होता है, ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कार्य न होकर बल्कि खूब मस्तियां होती है, खूब बच्चे उद्यम करते हैं, खूब शरारत करते हैं। तो ऐसा ही हाल किसके, जो हमारी लेखिका है इस्मत चुगताई जी, उनके परिवार में भी हुआ कि जब वो, ये जो कहानी है कामचोर, ये इस्मत चुगताई जी जो लेखिका है हमारे, ये उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी के बारे में बताया, एक बात बताई है। तो इस कहानी के माध्यम से वो बता रही है कि जैसा हाल बच्चे सभी के घरों में करते हैं, वैसा ही हाल हमारे घर में हुआ कि बचपन में हम सब बहुत सारे बच्चे एक जगह एकत्रित हो रखे थे और हम हमारा एक भी काम नहीं करते थे, बल्कि सभी बच्चे क्या थे, नौकरों पर ही डिपेंड रहते थे। यहाँ तक कि उठकर एक गिलास भी पानी नहीं पीते थे। तो ये सब देखकर क्या हुआ कि यही शिकायत हो गई हमारे पापा को, अर्थात लेखिका के अब्बा जी को, कि घर के बच्चे घर का कार्य बिल्कुल नहीं करते, बस सारे दिन नौकरों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ तक कि वे उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीते और ये बैठे बैठे बहुत मोटे हो गए हैं। तो इन सब परेशानियों के कारण अब्बा जी ने एक फैसला लिया कि घर के सभी नौकरों को काम से छुट्टी दे दी जाएगी और घर के बच्चे मिलकर ही घर का सारा काम करेंगे। लेकिन बच्चे और काम कभी अच्छे से नहीं कर सकते यदि कोई बड़ा आदमी उन पर निगरानी न रखे। तो क्यों? क्योंकि यदि कोई बड़ा आदमी उन पर निगरानी नहीं रखेगा तो बच्चे क्या करेंगे, घर का काम न करके बल्कि वो वापस से खेलने ही लग जाएंगे और अपनी ही शरारतों में सारा समय व्यतीत कर देंगे। तो ऐसा ही इस पाठ में हुआ कि अब्बा जी ने ऑर्डर तो दिया कि घर का सारा काम बच्चे करेंगे, लेकिन उन पर बड़ा आदमी नहीं रखा निगरानी रखने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर कामचोर को। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, मोटे मोटे यहाँ किसके लिए कहा गया है, बच्चों के लिए। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं की। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, उधम अर्थात शरारत करने के अलावा। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं, दबैल अर्थात किसी से दबने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और हम सहन कर जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, घमासान अथवा भयंकर युद्ध हो गया। सुराहिया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जब उनके अब्बा जी ने फैसला लिया कि घर के सारे काम बच्चे ही करेंगे, लेकिन बच्चों ने क्या किया, सबसे पहला कार्य किया पानी पीने का और वहाँ ही वो घमासान युद्ध करने लग गए। तो अम्मा जी थे, वो सोचने लग गए कि क्या ये बच्चे काम कर पाएंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे।
यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गए। शाही फरमान अर्थात राजकीय आदेश जारी हो गए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी अर्थात बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह क्या होती है कि काम के बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना करना अर्थात क्या की? प्रार्थना की। अम्मा ने मना किया कि इन बच्चों को जो वो है ना पानी डालने का कार्य वो आप मत सौंपो। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया पौधों में तो क्या हो जाएगा, घर में बाढ़ आ जाएगी। अर्थात ये चारों तरफ से पानी ही पानी फैला देंगे, पानी ही पानी भर डालेंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी क्या होती? फर्श पर बिछी हुई दरी पर। और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम अर्थात किसी को दम ही नहीं जुड़ पाया, किसी की सांस ही नहीं जुड़ पा रही थी उस धूल की वजह से। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में अर्थात पल भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अर्थात जब बच्चे उस फर्श पर पड़ी बिछाने वाली दरी को झटकने लगे तो उनके माइंड में ख्याल आया कि हमें क्या करना चाहिए। झाड़ू निकालने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी उस पर छिड़क देना चाहिए ताकि झाड़ू निकालते समय रेत ना उड़े। लेकिन बच्चों ने क्या किया, थोड़ा पानी छिड़कने की बजाय वहां पर बहुत सारा पानी डाल दिया। और वो दरी पहले से इसमें इतनी मिट्टी थी कि वो मिट्टी किसका रूप ले लिया, उसने कीचड़ का रूप ले लिया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया, फिर उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक अर्थात उनकी फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अर्थात कि वो भी उन बच्चों के वो घमासान युद्ध को देखकर डरकर भाग गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती अर्थात इस शरारत में, उस उद्दंडता में, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दिए दड़बे दड़बे। दड़बे क्या होता है? जहाँ मुर्गियों के रहने की जगह होती है। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया।
एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी से इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी और बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़े आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर तो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती हुई, अर्थात बिना डरे बिना संकोच के सबको रोंदती हुई मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव, तरकारी क्या होती है, सब्जी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची हुई थी, प्रलय अर्थात सृष्टि का सर्वनाश मचा हुआ था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर जुट गए, दूध दुहाना अर्थात दूध निकालने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, अर्थात उसके चारों पैरों को बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, अर्थात वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा ही पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली यानी सब्जी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके। अम्मा ने चुनौती दी। किसे? अब्बा जी को। क्यों? क्योंकि बच्चे कार्य न करके क्या कर रहे थे, सारा काम इधर उधर उलट पुलट कर रहे थे। और अब्बा ने सबको कतार में अर्थात पंक्ति में लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल अर्थात फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह होता है। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी
नहीं पिएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में बचपन से ही थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमें कार्य करने की आदत पड़ जाए, और सभी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ज्यादा छूट न देकर बल्कि वो खुद का काम स्वयं कर सके, इतनी तो उन्हें परमिशन भी दे, इतना तो उन्हें सिखाए भी, ताकि वो बच्चे इन बच्चों की तरह उधम न बचाए और अपने जीवन में सफल हो सके। थैंक यू।